नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में, जिसमें कि मैं लगातार सिविल सर्विसेज का कंटेंट लेके आ रहा हूं, जिसमें कि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक हर एक वीडियो में आपके साथ में शेयर करता हूं। और वो सिविल सर्विसेज या फिर अन्य सभी एग्जाम्स में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर आधारित ये टॉपिक होता है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, जिसपे कि मैं आज कंप्लीट करूंगा आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उन सभी कंटेंट्स को आप लगातार देखते रहिए, वो सभी टॉपिक्स, वो सभी सब्जेक्ट्स जो कि मैं सिविल सर्विसेज या अन्य एग्जाम से रिलेटेड ला रहा हूँ, आप लगातार देखिए। उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है जिसको, कि जिसमें कि आधुनिक काल में जब ब्रिटिश उपनिवेशिक काल था, उस समय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, और उसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी, उन सभी पर मैं आज आपके सामने पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज हम जो सबसे पहला पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं, अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो बेसिक में क्या थी, और किस तरीके से उसका जो एक सरफेस तैयार हुई थी वो कैसे हुई थी, उसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो इसमें ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे सबसे पहले 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो उसमें क्या योगदान रहा। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट को लेके आएंगे। फिर 1929 में जनता के द्वारा जो बहिष्कार का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें कि हर क्षेत्र में हर उस समय की जो नौकरी थी, उस समय की जो भी बिजनेसेस थे जो कि अंग्रेजी सरकार से जुड़े हुए थे, उसमें बहिष्कार कैसे हुआ। साथ में लॉर्ड इरविन की जो घोषणा हुई थी 31 अक्टूबर 1929 को, उसको हम इसमें देखेंगे। साथ में फिर दिल्ली घोषणा पत्र जो कि उस समय लेके आई थी कांग्रेस। फिर लाहौर अधिवेशन जो कि पूर्ण स्वराज की तरफ में कैसे आगे बढ़ा, इसको समझेंगे। फिर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का जो एक भाषण हुआ था, जो उस समय उन्होंने स्पीच दी थी, उस स्पीच को भी इसमें समझेंगे। उसके बाद में आगे चलेंगे, लाहौर अधिवेशन में जो प्रमुख मांगे कौन कौन सी रखी गई थी। फिर गांधी जी के 11 सूत्री कार्यक्रम, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, फिर दांडी मार्च की कैसे शुरुआत होती है, फिर हजारों किसानों ने किस तरीके से कांग्रेस की सदस्यता उसके बाद में ली। उसके बाद गांधी जी ने एक के निर्देशन में जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कार्यक्रम की प्रस्तुति कैसे की गई, और कैसे उसका फिर नमक सत्याग्रह को आगे बढ़ाया गया। क्योंकि नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के बाद दांडी यात्रा हुई थी, उसके बाद में जो हुआ था उसको फिर आगे पूरे देश में वो कैसे फैला, उसको भी हम यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे। जन आंदोलन की व्यापकता कैसी रही, उसके बाद में पूरी जन आक्रोश कैसे बढ़ा, और किस तरीके से ये जन आंदोलन पूरे भारत में फैला। उसके बाद में इसका अंग्रेजी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। उसके बाद में किस तरीके से वो है एक आज तक एक टेम्परेरी जहाँ पे ट्रीटी संधि के लिए मजबूर हुई, उसके लिए प्रयास अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर किए। तो इस सारे पॉइंट्स एक एक करके हम समझेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जिसको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमने जो लेते हैं वो लिया है 1928 का कांग्रेस का अधिवेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस तरीके से बैकग्राउंड रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, उसको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसका अगर हमने बेस समझ लिया कि किस तरीके से यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है, तो हम पूरा पॉइंट यहाँ पर समझ लेंगे, और एक एक पॉइंट्स आपके यहाँ पर वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि इसकी शुरुआत होती है, तो उसमें जो अधिवेशन 1928 का जो अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन इसमें एक रोल अदा करता है, जो कि एक पृष्ठभूमि के रूप में इसको जाना जाता है। 1928 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, इसके जो अध्यक्ष थे, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे मोतीलाल वोरा। कौन थे? मोतीलाल वोरा। मोतीलाल सॉरी, मोतीलाल वोरा बोला, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वो उस समय 1928 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के ये अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, जो कि उस समय
कलकत्ता बोला जाता था, आज के समय में उसका नाम कोलकाता है। तो ये कलकत्ता में इसका अधिवेशन उस समय किया गया था। उस अधिवेशन में सबसे पहली बात जो हुई थी वो हुई थी यहाँ पर किस चीज की, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। इसमें सबसे पहले 1928 में नेहरू जी ने, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस रिपोर्ट में संविधान संविधान की बात की गई थी। तो वो जो रिपोर्ट थी वो 1928 के कांग्रेस के अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू जी जिसके अध्यक्ष थे, उसमें इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। और इस रिपोर्ट में देखा जाए तो ये रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि तो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस रिपोर्ट को यहीं पर 1928 के कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था उसमें स्वीकार किया गया था। उसमें इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था जो नेहरू ने संविधान निर्माण के ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस रिपोर्ट में मैन एक्चुअली था क्या। इस रिपोर्ट में जो बात की गई थी संविधान निर्माण के साथ साथ एक डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, क्योंकि 1917 के बाद में 1917 के बाद में कांग्रेस और अन्य पार्टी मिलकर यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की लगातार मांग कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस यानी कि यहाँ पर परातंत्र में शासन, यानी कि अंग्रेजी शासन का शासन के अधीन हम अपना शासन यहाँ पर चलाएं, वो था डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस की मांग लगातार 1917 से चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई, नेहरू रिपोर्ट को यहाँ पर स्वीकार किया गया 1928 के कांग्रेस के अधिवेशन में। उस समय यहाँ पर युवा नेता यानी कि उस समय के जो यंग लीडर्स थे वो भी सामने आ गए थे। वो कौन कौन थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, सुभाष चंद्र बोस और अन्य बहुत से प्रमुख नेता जिसमें कि सत्यमूर्ति जैसे नेता भी शामिल थे, जो कि डोमिनियन स्टेटस की जो मांग, जो कि उस समय के जो सीनियर लीडर्स थे जिसमें कि महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू और अन्य जो नेता थे जिन्होंने कि डोमिनियन स्टेटस की बात की थी और उसको स्वीकार कर लिया था कि डोमिनियन स्टेटस हमें मिलना चाहिए। और ये रिपोर्ट में इन्होंने शामिल किया था जो कि नेहरू रिपोर्ट कही गई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो यंग लीडर्स थे, यंग जो लीडर्स थे जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र जी थे, सत्यमूर्ति, सत्यमूर्ति, ऐसे जो यंग लीडर्स थे इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के द्वारा जो यहाँ पर एक डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, उसको यहाँ पर खारिज कर दिया था। यहाँ पर उन्होंने इस पर क्या असंतोष व्यक्त किया था, वो इस बात पर राजी नहीं थे कि डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 1917 से बात चली आ रही थी 1928 तक यहाँ पर जो यंग लीडर्स आए उन यंग लीडर्स में ये बात पूरी तरीके से गहरी हो गई थी कि यहाँ पे अब डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की जा सकती है, यहाँ पर हमें पूर्ण स्वतंत्रता की ही बात करनी होगी। तो इस कारण से यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो यंग लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पर ये बात की और यहाँ पर जो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी 1928 के अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसमें गहरा असंतोष व्यक्त किया, मतलब वो लोग इस पर राजी नहीं हुए। अच्छा, इसके स्थान पर वो चाहते क्या थे, इसके स्थान पर उन्होंने बात की थी कि वो यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब उनको चाहिए क्या था, यहाँ पर उनको पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी कि हमें यहाँ पर इस स्थान पर उन्होंने मांग की थी पूर्ण स्वराज की। किसकी बात की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमको यहाँ पर पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता ही यहाँ पर कांग्रेस अपना लक्ष्य रखेगी। यानी कि कांग्रेस अपना जो मोटो है, अपना जो मेन ध्येय है, वो डोमिनियन स्टेटस ना करते हुए यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता को ही अपना लक्ष्य घोषित करे। लेकिन लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें कई वरिष्ठ नेता जो कि इसमें शामिल थे वो यहाँ पर तैयार नहीं हुए। यहाँ पर वरिष्ठ नेता ये मानते थे कि बड़ी ही मुश्किल से हमें
डोमिनेंट स्टेटस के बारे में सरकार की एक रजामंदी मिली है और सरकार इस पर तैयार हो गई है। सरकार इस पर तैयार हो गई है और सरकार ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर 1917 से लेकर 1928 तक इन बातों को कहीं ना कहीं पर अपने ध्यान में रखा है और उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी रजामंदी हो गई थी। तो लेकिन इसके स्थान पर यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे महात्मा गांधी हुए, मोतीलाल नेहरू जी का मत था कि डोमिनेंट स्टेटस की मांग इतनी जल्दी अस्वीकार नहीं करनी थी, इतनी जल्दी इसको डिनाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ये इस बात पर एक सहमति अंग्रेजी सरकार और जो वहां की मुख्य पार्टी थी जिसमें कि कांग्रेस मुख्य पार्टी के रूप में आई थी, उनके बीच में ये सहमति बन चुकी थी। उनका सुझाव था कि यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस की मांग को लिए हमें सरकार को यहाँ पर क्या देना चाहिए, समय देना चाहिए। क्या क्या देना चाहिए यहाँ पर, डोमिनेंट स्टेटस के लिए यहाँ पर समय देना चाहिए। और वो समय कितना मांग दिया था यहाँ पर, वो सोच रहे थे यहाँ पर लगभग 2 वर्ष का हमें यहाँ पर सरकार को समय देना चाहिए और उस समय में यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस के लिए बात बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जो यंग लीडर्स थे उन्होंने इस बात को डिनाई करते हुए कहा कि हम 2 वर्ष के लिए नहीं, इसको यहाँ पर 1 वर्ष का समय हम दे सकते हैं, यानी कि 2 वर्ष को घटाकर यहाँ पर हमें अवधि जो करनी चाहिए वो 1 वर्ष कर देनी चाहिए, यहाँ पर समय घटा देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन आया था तो 1 वर्ष का समय दिया था जो कि 1929 तक पूरा होने वाला था। तो समझ में आ गई यहाँ पे बात। यहाँ पर शुरुआत कैसी हुई, डोमिनेंट स्टेटस की बात हुई जो कि नेहरू रिपोर्ट में यहाँ पर दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी। उस नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी ने और जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस की बात रखी थी। लेकिन यहाँ पर जो यंग लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति जैसे यंग लीडर्स जो कि इससे असहमत थे और वो चाहते थे अब डोमिनेंट स्टेटस ना होते हुए यहाँ पर हमको जो बात करनी चाहिए वो बात करनी चाहिए यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की, कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज की बात करनी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की बात के लिए यहाँ पर दबाव डाला। लेकिन यहाँ पर बात क्या हुई, जो नेता थे, जो कि सीनियर लीडर्स थे, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उन्होंने ये बात कही कि यहाँ पर ये स्वाभाविक है कि बड़ी मुश्किल से बात बनी है डोमिनेंट स्टेटस की, इसको इतनी जल्दी अपन इसको असहमति व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर राजीनामा हो गया, मतलब कि बात बन गई कि अपन यहाँ पर समय कम कर दें, जो कि 2 वर्ष का समय यहाँ पर रखी गई थी, जो कि यंग लीडर्स चाह रहे थे। तो यंग जो सीनियर लीडर्स चाह रहे थे, तो यंग लीडर्स ने बात की कि 2 वर्ष को घटाकर यहाँ पर 1 वर्ष कर दी जाए। तो 1 वर्ष करने के लिए यहाँ पर बात बन गई थी। तो कांग्रेस ने केवल पूर्ण स्वराज को ही लक्ष्य घोषित करेगी अगर सरकार, यहाँ पर 1 वर्ष की बात तो रख दी गई, लेकिन अगर 1 वर्ष में अंग्रेजी सरकार यहाँ पर इस चीज को प्रस्तुत नहीं करती है और संविधान, जो कि उस समय का जो संविधान के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मोतीलाल नेहरू ने, उसको पेश नहीं किया गया और डोमिनेंट स्टेटस की बात सरकार ने स्वीकार नहीं की 1 वर्ष के अंदर। तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य रखेगी बल्कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन भी करेगी। ये बात यंग लीडर्स के साथ में जो उस समय की सीनियर लीडर्स थे, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनके साथ में, यंग लीडर्स के साथ में ये बात तय हो गई कि अगर 1 वर्ष के अंदर सरकार डोमिनेंट स्टेटस नहीं मानती है और संविधान जो कि आधारित सरकार यहाँ पर नहीं पेश करती है, तो यहाँ पर कांग्रेस पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बना लेगी। क्या बना लेगी यहाँ पर, पूर्ण स्वराज को यहाँ पर लक्ष्य बना लिया था। यानी कि 1 वर्ष के बाद में यहाँ पर पूर्ण लक्ष्य बनाने की बात की थी और उसके बाद में अगर इस पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पर नहीं मानी गई तो यहाँ पर आंदोलन चालू करेगी। आंदोलन, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेगी, आंदोलन की शुरुआत करेगी। आंदोलन, और वो आंदोलन कौन सा होगा, वो आंदोलन जो था वो आंदोलन था सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेगी। सबने अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पर
शुरुआत की करेगी। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का जो पृष्ठभूमि थी वो 1928 के जो कलकत्ता का अधिवेशन था मोतीलाल नेहरू जी का, जिसमें कि नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसी में इस बात को तय कर लिया गया है। तो मेरे ख्याल से यहां तक मेरी ये आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर जब एक वर्ष पूरा बीत गया, एक वर्ष यहाँ पर जब पूरा यहाँ पर बीत गया, तो पूरा बीतने के बाद में यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगला पॉइंट आता है जनता के द्वारा बहिष्कार का कार्यक्रम। 1929 में 1929 में के द्वारा जनता के द्वारा बहिष्कार कार्यक्रम तथा विदेशी कपड़ों, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक वर्ष लगातार बीतता चला जा रहा था, तो यहां पर क्या किया, कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी चालू कर दी थी। तो 1929 के दौरान 1929 के दौरान यहां पर, ठीक है ना, 1929 के दौरान यहां पर जनता के द्वारा बहिष्कार का कार्यक्रम तथा विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाने के लिए कांग्रेस ने एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया था। यहां पर क्या किया था, यहां पर एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया, कार्यकारिणी कार्यकारिणी एक समिति का गठन यहां पर कांग्रेस ने कर डाला, जो कि जिसके नेतृत्व में यहां पर जितनी भी यहां पर जो बहिष्कार किया जाना है या फिर विदेशी कपड़ों की का बहिष्कार करना है, उसकी होली जलानी है, उसका प्रतिनिधित्व ये कार्यकारिणी समिति करेगी। क्योंकि धीमे धीमे करके वो समय कंप्लीट हो रहा था जो कि सरकार के लिए कांग्रेस ने दिया था। यहां तक बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, यहां पर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इस अभियान के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए क्या किया, लोगों को। अब गांधी जी का रोल यहां पर आ गया, क्योंकि यहां पर गांधी जी और जो अन्य नेता थे वो यहाँ के प्रमुख नेता थे, जिनकी बात वहां की उस समय की भारत की जो जनता थी, पब्लिक थी, वो लोग ज्यादा मानती थी। तो गांधी जी ने इस अभियान को में ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए, यहाँ पर सक्रियता से भाग लेने के लिए लोगों को क्या किया, प्रोत्साहित किया, इंटरेस्ट क्रिएट किया, लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया कि आप इस कार्यक्रम में, जिसमें कि बहिष्कार का कार्यक्रम था, जिसमें कि जनता को आगे आना चाहिए, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर हमारे डोमिनियन स्टेटस की मांग को अभी ढंग से स्वीकार किया ही नहीं है और इसके बारे में कहीं पर भी सहमति नहीं दी। लेकिन जैसे ही जैसे यहाँ पर बात डोमिनियन स्टेटस को पूरी तरीके से यहाँ पर स्वीकार जब नहीं किया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्च 1929 में मार्च 1929 में यहाँ पर कलकत्ता में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1929 में क्या किया, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी यहाँ पर पॉपुलर हो गई थी और लोग यहाँ पर आक्रोशित हो गए थे। तो 1929 में कलकत्ता में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद में इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ, पूरे के पूरे देश में उत्तेजना फैल गई। यहाँ पर पूरा जो देश था, पूरे देश में जैसे ही मालूम पड़ा कि गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में पूरा देश यहाँ पर आक्रोशित हुआ, और आक्रोशित होने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, उत्तेजना फैलने के बाद में सरेआम पूरे के पूरे भारत में, ठीक है ना, लोगों ने क्या ना, विदेशी कपड़ों की यहाँ पर होली जलाई और होली जलाई। उसके बाद में इस घटना के मध्य में ही और भी घटनाएं घटी 1929 की, जिसमें कि ये जो घटनाएं थी धीमे धीमे करके बहुत विस्फोटक हुई और अन्य घटनाएं भी इसमें शामिल हो गई, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ, पूरा के पूरे भारत में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं यहाँ पर जाग उठी और अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर पूरी भारत की जनता यहाँ पर हो गई थी। और इस घटना के साथ साथ यहाँ पर हुआ क्या था, इस घटना के साथ साथ में पैरेलल यहाँ पर जो उस समय के अन्य संगठन थे, जिसमें कि शहीद भगत सिंह जी का संगठन था और चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग जो एक अन्य संगठन के साथ में स्वतंत्रता की इस लड़ाई में साथ चल रहे थे। तो उस समय की घटनाओं को भी इसमें साथ में देखा गया, जिसमें कि मेरठ में जो षड्यंत्र केस हुआ था, मेरठ का जो केस था, मेरठ में जो सौंदर मर्डर केस था, मेरठ षड्यंत्र केस जो था, उसको भी यहाँ पर लिया गया। ये भी यहाँ पर चल रहा था। मेरठ में भी एक घटना घट गई थी, जो कि उस समय के भगत सिंह, और उसके बाद में अन्य घटना जो कि भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने जो केंद्रीय विधानसभा में उस समय गूंगी बहरी सरकार के सामने एक बम विस्फोट किया था, ठीक है ना,
क्या किया था, विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में जो बम विस्फोट किया था, जो बम विस्फोट किया था वो भी एक यहाँ पर आ गया था। और तीसरी घटना ये हो गई थी कि इंग्लैंड में, उस समय इंग्लैंड में क्या हुआ था, यहाँ पर इंग्लैंड में यहाँ पर गवर्नमेंट बदल गई, यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, उस समय यहाँ पर चेंज हो गई थी और लेबर पार्टी की सत्ता आ गई थी। यहाँ पर कौन आ गया था, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ गई। और लेबर पार्टी के यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन बन गए थे, रैमजे मैकडोनाल्ड यहाँ पर जो सत्ता में आ गए और यहाँ के प्रमुख रूप में यहाँ पर सामने आए। तो ये प्रमुख घटना यहाँ पर लगातार जो हुई, जिसमें कि मेरठ षड्यंत्र भी हुआ 1929 में, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया था, और साथ में इंग्लैंड में यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हुआ। रैमजे मैकडोनाल्ड लेबर पार्टी से यहाँ पर सत्ता में आ गए। जैसे ही रैमजे मैकडोनाल्ड यहाँ पर सत्ता में आए, उस समय के जो 1919 की जो घटना, 1929 की जो घटना थी, उस समय का जो वायसराय था, कौन था उस समय का, इस पॉइंट को भी आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर वो वायसराय था लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन, जिसको कि आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो लॉर्ड इरविन की बात की जाए तो लॉर्ड इरविन की अब यहाँ पर घोषणा यहाँ पर मायने रखती है, जो कि है ये सामने मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूं। लॉर्ड इरविन की घोषणा, अगला पॉइंट अपन लेंगे, जो कि 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन के द्वारा ये घोषणा की गई। और इस घोषणा में महारानी की ओर से ये अनाउंसमेंट था, ये घोषणा थी। और इसमें इरविन के द्वारा ये घोषणा की गई कि 1917 का 1917 की जो डिमांड थी, 1917 के समय में जो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, उसको यहाँ पर सामने लाया जाएगा। उस घोषणा में इसको जोड़ा गया, ठीक है ना, किसकी, डोमिनियन स्टेटस की, डोमिनियन स्टेटस की मांग को इस घोषणा में जोड़ दिया गया। और साथ में ये वादा किया गया कि 1929, क्योंकि 1919 में जो चैम्सफोर्ड लॉ आया था, इस पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। चैम्सफोर्ड लॉ जो आया था, जिसमें कि ड्यूल गवर्न पॉलिसी की घोषणा की गई थी, उसके बाद में उस जो उस समय के संवैधानिक सुधार हुए थे, उस सुधार में कितना परिवर्तन आया, उससे कुछ पॉजिटिव सिनारियो डेवलप हुआ नहीं हुआ, उसके लिए उस समय वादा किया गया था कि 10 वर्ष के बाद में यहाँ पर एक कमीशन बनाकर, ठीक है ना, इस पूरे जो चैम्सफोर्ड लॉ है, इसका क्या वेटेज बना, इस पर पूरा का पूरा यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक वादा किया गया था। तो उस समय 10 वर्ष के बाद, यानी कि 1929 में लाना था, लेकिन ये जो साइमन कमीशन था, ये 1928 में ही बना दिया गया। 1928 में बन के यहाँ पर आ गया था भारत में। उसके बाद में इसने उस पर्टिकुलर लॉ की, ड्यूल गवर्न पॉलिसी की यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो यहाँ पर रिपोर्ट जब प्रस्तुत हुई, उस समय जो लॉर्ड इरविन की जो घोषणा हुई थी, उस घोषणा में ये भी वादा किया था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो प्रस्तुत होगी, उस रिपोर्ट में, क्योंकि 1929 के बाद में 1930 के आसपास यहाँ पर साइमन कमीशन, साइमन जो कमीशन थी, इस कमीशन की रिपोर्ट भी यहाँ पर आ गई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में इरविन ने ये वादा किया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद में यहाँ पर राउंड मेज कॉन्फ्रेंस, यानी कि गोल मेज सम्मेलन भी बुलाया जाएगा, जिसमें कि भारत की समस्त उस समय की राजनीतिक पार्टियां जो थी, उनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। तो ये थी अपनी कौन सी, लॉर्ड इरविन की घोषणा पत्र में इसके बारे में जानकारी दी थी। क्योंकि उस समय लगातार जिस तरह की घटना हो रही थी, उसमें लॉर्ड इरविन ने यहाँ पर महारानी विक्टोरिया की तरफ से ये घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो ये घोषणा होने के बाद में यहाँ पर इसमें एक पॉइंट और जोड़ता है, ठीक है ना, उसके बारे में मैंने कंप्लीट कर ली। उसके बाद में दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र जो कि कांग्रेस का एक घोषणा पत्र था, जो कि
इसमें 2 नवंबर 2000 ये कब हुआ था? 2 नवंबर 1929, नोट कर लीजिएगा। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख लीडर्स थे, ठीक है ना, जो यहाँ पर जो मेन लीडर्स उस समय के जो रहे, उन मेन लीडरों ने एक यहाँ पर क्या हुआ, एक सम्मेलन बुलाया, एक कन्वेंशन बुलाया, एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस बुलाई, सम्मेलन आयोजित किया, सम्मेलन का आयोजन हुआ यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली घोषणा पत्र इसी सम्मेलन की एक घटना है, एक सम्मेलन बोला, और उस सम्मेलन में क्या किया, ये जो एक घोषणा पत्र जारी किया, यहाँ पर एक घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया, और इसी घोषणा पत्र को दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, ये दिल्ली जो घोषणा पत्र था, ठीक है ना, इस घोषणा पत्र में यहां पर मांगे रखी, यहां पर क्या रखा, मांगे रखी, कुछ डिमांड थी यहां पर। अच्छा, वो डिमांड्स क्या क्या थी, ये भी पॉइंट नोट होने चाहिए। पहली डिमांड थी, जो इरविन ने घोषणा की थी कि साइमन कमीशन के बाद में यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होगा, तो उस गोलमेज सम्मेलन के का जो उद्देश्य थी, इस बात पर विचार विमर्श नहीं करेगा कि डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए, ठीक है ना, डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए, बल्कि इस बैठक में उसको लागू करने की योजना बनाई जाएगी। मतलब जो डिमांड थी उसमें ये सीधी सीधी बात कह दी गई थी कि यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं होगी। यहाँ पर पहला पॉइंट था कि डोमिनेंट स्टेटस, जो डोमिनेंट स्टेटस था, डोमिनेंट स्टेटस पर यहाँ पर चर्चा नहीं होगी, इसको लागू करने की योजना बनाई जाएगी। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था। और इस बैठक में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व होगा वो सबसे अधिक होगा, यानी कि इसमें कांग्रेस के ही जो प्रमुख लीडर होंगे वो बहुमत के रूप में यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है ना, ये दूसरी मांग थी। तीसरी मांग थी यहाँ पर, उस समय 1929 के समय में गांधी जी और गांधी जी के साथ में अन्य बहुत से लीडर्स को क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो तीसरा पॉइंट ये बनाया गया था उस दिल्ली घोषणा पत्र में कि राजनीतिक उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल जो लीडर हैं, उन लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, उनको यहाँ पर माफ कर दिया जाएगा और उनको यहाँ पर रिहा किया जाएगा, उनको क्षमादान दिया जाए, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक पॉलिसी बनाई जाए, एक सामान्य एक सिंपल सी पॉलिसी बनाई जाए, इनको माफ किया जाए, उनको यहाँ पर माफ करके एक सामान्य से आपसी सहमति बनाकर यहाँ पर एक पॉलिसी डेवलप की जाए। ये मांगे दिल्ली घोषणा पत्र में रखी थी। किसने? उस समय के जो लीडर्स थे, उन लीडरों ने एक सम्मेलन बुलाया दिल्ली में, और उस दिल्ली घोषणा पत्र में ये सारी मांगे कि जिसमें कि डोमिनेंट स्टेटस पर चर्चा नहीं होगी, ठीक है ना, उसको बल्कि लागू कैसे किया जाएगा उस पर यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पे कांग्रेस सबसे अधिक बहुमत में यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगी। साथ में राजनीतिक उस समय जितने भी बंदी बनाए गए हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उनको भी यहाँ पर माफ करके उनको छोड़ा जाएगा। ये बात यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर घटना क्या हुई, यहाँ पर ये मांगे जैसे ही इरविन, उस समय के जो वायसराय था इरविन के पास में पहुंची, तो इरविन ने क्या, यहाँ पर 23 दिसंबर को 1929 को, ठीक है ना, ये जितनी भी उस समय की जो मांग थी, जो डिमांड थी, उस समय की जो डिमांड थी, उन डिमांड को खारिज कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो सारी की सारी डिमांड यहाँ पर खारिज कर दी थी इरविन ने, जो मांगे यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा उठाई गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, शुरुआत होती है अंग्रेज प्रशासन और भारत की जनता जिसका के प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही थी, उन दोनों के बीच में यहाँ पर
एक दूसरे की टक्कर का दौर यहाँ से शुरुआत होता है, क्योंकि जो जो मांगे रखी गई थी, डोमिनेंट स्टेटस की मांग की गई थी कि डोमिनेंट स्टेटस पर चर्चा नहीं होगी, सीधे लागू किया जाएगा। साथ ही साथ में कांग्रेस सबसे बड़ी मैन पार्टी के रूप में यहाँ पर आगे आएगी, और मैन पार्टी के साथ में यहाँ पर जो राजनीतिक कैदी उस समय के कैद कर लिए गए थे, महात्मा गांधी और अन्य लीडर्स को, उनको भी यहाँ पर छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये सब मांगे इरविन के द्वारा ठुकरा दी गई, नहीं मानी गई कि हम ऐसी मांगों को नहीं मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शुरुआत थी, ये जो एक एक पृष्ठभूमि थी, तैयार हो गई थी अंग्रेजों के साथ में। दो दो हाथ यानी कि यहाँ पे बढ़त की दौर यहाँ पे प्रारंभ हो गई थी, और तैयारी यहाँ पर चालू हो गई थी। इसके बाद में जो घटना घटी, वो घटना जो थी वो थी यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो यहाँ पर प्रमुख रूप से आया था, जो कि थी यहाँ पर लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था वो यहाँ पर प्रमुख रूप से आया था। ठीक है, आ गया ये वाला पॉइंट। अब हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली घोषणा पत्र के बाद में, क्योंकि ये 23 दिसंबर की बात है, 23 दिसंबर के बाद में जब मांगे ठुकरा दी गई इरविन की के द्वारा, उसके बाद में यहाँ पर लाहौर में अधिवेशन बुलाया गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये इसके लीडर बन के आए थे। इनकी अध्यक्षता में ये एक सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे की पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं होगा, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात कर ली गई थी। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो यही मेन पॉइंट्स आगे निकल के आता है, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज। हम इस पर चर्चा करेंगे। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जो कि उस समय की लाहौर में हुआ था, जो कि किसकी राजधानी था? उस समय का जो पंजाब स्टेट था, पंजाब प्रांत था, उसकी राजधानी थी ये लाहौर। वहां पर इस अधिवेशन को बुलाया गया, कंडक्ट किया गया। और इस ऐतिहासिक, इसको ऐतिहासिक अधिवेशन कहा जाता है, क्योंकि इस अधिवेशन से ही आजादी की जो रूपरेखा थी, आजादी का जो मतलब था, उस समय की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, वो पूरी तरीके से बदल गई थी। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन ने, कांग्रेस ने यहाँ पर पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया। पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र, यहाँ पर तैयार कर दिया गया था, जिसमें कि कांग्रेस का यही मुख्य लक्ष्य था कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, इसके अलावा हमें कोई भी चीज स्वीकार नहीं होगी। ठीक है ना। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार पर बहुत ही ज्यादा योगदान दिया और बहुत ही ज्यादा जोर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, जो कि उस समय के क्या बन गए, चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे। उनके अध्यक्ष चुनने की भी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी कहानी है। उस कहानी को भी यहाँ पर याद आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार उसके पॉइंट्स यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि लाहौर अधिवेशन में जो जो अध्यक्ष थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, उनके चुने जाने के यहाँ पर कारण क्या थे? तो इसके चुने जाने के यहाँ पर दो कारण थे। ठीक है ना, उनको जो अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना, उनको यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया गया, उसके यहाँ पर दो कारण थे। दो कारण यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर सबसे पहला कारण तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को कांग्रेस का अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। यहाँ पर सबसे पहला तो इन्होंने पूर्ण स्वराज को यहाँ पर मुख्य लक्ष्य के रूप में यहाँ पर लेके आए थे। और वो लेके आए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा, यहाँ पर इस पूर्ण स्वराज के लिए गांधी जी का समर्थन प्राप्त था इनको। गांधी जी का यहाँ पर समर्थन प्राप्त था, गांधी जी का सहयोग यहाँ पर पूरी तरीके से प्राप्त था। ये मुख्य पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। अब इस ही अधिवेशन में, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही प्यारा भाषण है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, उसके अंश पूछ लिए जाते हैं। वो पॉइंट जरूर याद रखना है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण में कहा था कि विदेशी शासन में
अपने देश को मुक्त करने के लिए अब हमें यहाँ पर खुला विद्रोह करना है। क्या करना है? खुला विद्रोह करना। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा यहाँ पर। विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त करने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है, और कॉमरेड, अपने लोग, राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें अपना हाथ बटाने के लिए क्या है, सादर आमंत्रित है। ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के अधिवेशन में जो भाषण दिया था, जो स्पीच दी थी, उसमें कहा था। और साथ ही साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया था कि मुक्ति का तात्पर्य सिर्फ विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना ही नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को कहा था कि मैं एक समाजवादी और एक रिपब्लिकन हूं। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता था, कि दिया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक स्पीच दी थी, उसमें ये पूछा जाता है कि मैं एक समाजवादी और रिपब्लिकन हूं। ये किस राष्ट्रीय नेता ने स्पीच दी थी और कौन से राष्ट्रीय नेता का ये भाषण में आया था, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो इसको नोट करना था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी हूं, मैं एक समाजवादी हूं, समाजवादी हूं और रिपब्लिकन हूं, और रिपब्लिकन हूं। ये बात रिपब्लिकन हूं, ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी उस स्पीच में। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। लाहौर अधिवेशन की अपनी स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात की थी कि यहां पर आजादी और मुक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना, बल्कि ये स्पष्ट है, स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और रिपब्लिक हूं। यहाँ पे कि मैं एक समाज की यहाँ पर आधार रखना चाहता हूं, जो कि एक खुला समाज होगा, और यहाँ पर जनता के द्वारा चुना हुआ यहाँ पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी राजतंत्र नहीं होगा। ये बात उसने यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कोटेशन में यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बात मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको याद कर लेनी चाहिए। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए जो प्रस्ताव थे, यानी कि लाहौर अधिवेशन हो, उस अधिवेशन में जो मांगे थी प्रमुख, अब उस पर हम आगे चलते हैं। अधिवेशन में जो प्रमुख मांगे थी, वो मांगे में यहाँ पर एक एक करके आपको बताऊंगा, उसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर पहले तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये बात की गई थी, क्योंकि डोमिनेंट स्टेटस की बात यहाँ पे स्वीकार नहीं की गई थी। अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। साइमन कमीशन, जिसमें कि संविधान सुधार की बात की गई थी कि संविधान में, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म होना चाहिए। उसके लिए भारत की उस समय की जो पार्टियां थी, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी और अन्य पार्टी, उन सभी के नेताओं को यहाँ पर इनवाइट करने की बात की गई थी। और ये गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में इनवाइट किया गया, इंग्लैंड में होना था। तो यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव यहाँ पर जो रखा गया था, उसमें प्रमुख मांग थी गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। गोलमेज सम्मेलन का यहाँ पर बहिष्कार करना है। साथ ही साथ में यहाँ पर दूसरी पॉइंट रखी थी पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। साथ ही साथ में तीसरी पॉइंट यहाँ पे कांग्रेस समिति को सबनावज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए, जो कि पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया था, ठीक है ना, उसके लिए, ठीक है ना, उसमें सबसे बड़ी बात की थी कि करों का भुगतान नहीं करने का कार्यक्रम भी यहाँ पे सम्मिलित होता। यानी कि जितने भी उस समय के जो टैक्सेस थे, टैक्स का भुगतान नहीं करना है। ये भी कार्यक्रम में शामिल किया गया था। ये मांगे थी। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे, ठीक है ना, वो यहाँ पर
उस समय की जो काउंसिल के चुनाव होने थे उस समय के, ठीक है ना, उसमें भाग नहीं लेना है। काउंसिल के इलेक्शन में भाग नहीं लेना है, यानी कि उसमें शामिल नहीं होना है, यानी कि पूरी तरीके से हर चीज में यहाँ पर अवज्ञा करना है, हर चीज को लिए मना करना है। ना हम काउंसिल के इलेक्शन में भाग लेंगे, और यहाँ पर जितने भी उस समय के वर्तमान में काउंसिल में जो सदस्य थे, ठीक है ना, वो अपना रेजिग्नेशन देंगे, वो अपने पदों से त्याग पत्र देंगे, पदों से त्याग पत्र, पदों से त्याग पत्र देंगे। उसके बाद में अगला जो पॉइंट था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। फिर अगला पॉइंट रहा था कि यहाँ पर हम एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक डे निश्चित किया था इसमें लाहौर अधिवेशन में, वो था 26 जनवरी। 26 जनवरी 1930 का एक दिन डिसाइड किया कि यहाँ पर इस दिन हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाने का निर्णय किया गया। और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में एक मांग और यहाँ पर रखी गई थी, वो मांग थी यहाँ पर अगली के अधिवेशन खत्म होने के बाद में, अधिवेशन के बाद में अगले दिन 31 दिसंबर 1929 की रात में रावी नदी के तट पर, जो रावी नदी थी, रावी नदी के तट पर क्या किया था, यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया, तिरंगा झंडा, तिरंगा तिरंगा झंडा फहराया। तो ये सारी जो थी, ये लाहौर अधिवेशन में ही सारी यहाँ पर मांगे रखी गई थी, ये सारी मांगे प्रस्तुत की। तो ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से प्रस्तुत या क्लियर हो गए होंगे। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर गांधी जी, क्योंकि ये सब मांगे तो लाहौर अधिवेशन में हो गई। उसके बाद में गांधी जी ने यहाँ पर एक बात यहाँ पर रखी गई, ठीक है ना, गांधी जी ने यहाँ पर एक मांग यहाँ पर रखी गई, रखी, आगे बढ़ गया ये। गांधी जी ने यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से एक रणनीति अपनाई। अपना खुद का एक पेपर था उनका, जिसका नाम था यंग इंडिया। क्या था, नोट कर लीजिएगा, यंग इंडिया, यंग इंडिया। इस यंग इंडिया का एक लेख प्रकाशित किया इसमें, इसमें एक लेख, क्योंकि ये पेपर भी अंग्रेजों के पास में जाता था, एक लेख प्रकाशित किया। उस लेख में यहाँ पर 11 सूत्रीय मांगों को रखा गया। कौन सा, ये गांधी जी ने इस लेख में 11 सूत्रीय मांगे यहाँ पर प्रकाशित की और रखी, जो कि अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत की, अंग्रेजों से ये मांगे रखी गई थी, ठीक है। और इस मांग का इन्होंने एक डेडलाइन दी थी, ठीक है ना, डेडलाइन दी थी यहाँ पे 31 जनवरी तक का। कब तक का समय दिया था, नोट कीजिएगा, 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया कि इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने का समय दिया था गांधी जी ने, कि इनको आप स्वीकार करें या अस्वीकार करें। इसका डेडलाइन 31 जनवरी, अगर 31 जनवरी तक ये सारी मांगे स्वीकार कर ली जाती हैं तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नहीं होगी यहाँ पर, और अस्वीकार करते हैं तो हम सबने अवज्ञा आंदोलन, जिन पॉइंट्स पर हमने डिसीजन ले लिया है उन सभी पॉइंट्स पर यहाँ पर सबने अवज्ञा आंदोलन हम शुरू करेंगे, और पूरी जनता और पूरी पब्लिक भारत की हमारे साथ में यहाँ पर साथ में शामिल होगी, उसके लिए भी गांधी जी ने प्रोत्साहित किया था। अब हमको समझना है कि वो 11 मांगे क्या क्या थी। एक एक करके मैं सारे पॉइंट यहाँ पर आपको बताऊंगा। पहली मांगे थी यहाँ पर, उस समय की जो सिविल सेवा थी, ठीक है ना, सिविल सेवा, ठीक है ना, मैं यहाँ पर 50 सिविल सेवा में यहाँ पर 50% तक की कमी की जावे। सिविल सर्विसेज,
50% कम की जाए, कमी की जाए। दूसरी, नशीली वस्तुओं का जो विक्रय था उस समय, सेकेंड पॉइंट था, उस समय की जो उस समय जो नशा बहुत ज्यादा पब्लिक वहां पे करती थी, जिससे कि काफी चीजों में यहाँ पे अवरुद्ध हो गया था, और जो उस समय की जो कार्यक्रम थे उसमें जनता ढंग से साथ नहीं दे रही थी, तो नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। तो सेकेंड पॉइंट था, नशीली वस्तुओं पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, नशीली वस्तुओं पर रोक। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो सामने निकल के आया था, उस समय यहाँ पर एक सीआईडी विभाग हुआ करता था अंग्रेजों का, ठीक है ना, और उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या फिर उसको खत्म कर दिया जाए। सीआईडी जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट पर पब्लिकली यहाँ पर कंट्रोल होनी चाहिए, या फिर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तीसरी मांगे थी। और उस समय चौथी मांग जो थी वो थी शस्त्र कानून। शस्त्र कानून, उस समय का जो शस्त्र कानून था उसमें अंग्रेजों को ही यहाँ पर लाइसेंस दिया जाता था, अंग्रेज ही हथियार साथ में रख सकते थे। भारतीयों के पास में यहाँ पर हथियार रखने का यहाँ पर लाइसेंस नहीं दिया जाता था, और उनको यहाँ पर अगर किसी के पास में हथियार मिल जाता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उस पर कानूनी कार्रवाई अंग्रेजों के द्वारा की जाती थी। यहाँ पर चौथी मांग थी, यहाँ पर शस्त्र कानून जो उस समय का था उसको बदला जाए, और भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने के लिए लाइसेंस दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन होना चाहिए, शस्त्र कानून में परिवर्तन। शस्त्र कानून में यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। पांचवा कारण, उस समय के जो राजनीतिक बंदी थे, उस समय राजनीतिक बंदियों, क्योंकि 1929 में जब मतलब कि सार्वजनिक होली, कपड़ों की होली जलाई गई, और कई पदों से कई लोगों ने त्याग पत्र दे दिए, और आंदोलन उग्र रूप लेने लगा। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और चंद्रशेखर आजाद जो कि गिरफ्तार तो नहीं हुए थे, लेकिन उन पर भी कानूनी कार्रवाई की पूरी उस समय की नकेल कसी गई। तो यहाँ पर जो आंदोलन उग्र हुआ, तो उस समय कई पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि ये तो उग्रवादी संगठन थे जिसमें कि शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, अन्य लोग शामिल थे, लेकिन उस समय के जो राजनीतिक कैदी थे, जो कि कांग्रेस की तरफ से या फिर अन्य लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था इस आंदोलन में, उन राजनीतिक कैदियों को यहाँ पर रिहा किया जाए। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, राजनीतिक कैदियों की यहाँ पर रिहाई के लिए मांग की गई थी, ठीक है ना। ये 5 मांगे यहाँ पे मिल गई आपको। अब जो छठवीं मांग थी वो यहाँ पे थी, यहाँ पर जो डाक डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। डाक आरक्षण बिल मतलब यहाँ पर लेटर घर घर तक पहुंचे, लोगों को संदेशे पहुंचने की यहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए। डाक आरक्षण बिल पास होना चाहिए यहाँ पर। साथ ही साथ में उस समय की जो रुपए का एक्सचेंज रेट था उसको घटाया, क्योंकि रुपए का जो एक्सचेंज रेट था वो बहुत ज्यादा था। यहाँ पर जो उस समय की अंग्रेजी मुद्रा थी, वो अंग्रेजी मुद्रा कम मिलती थी, और रुपयों का जहाँ पर निरंतर ज्यादा यहाँ से निष्कासन हो रहा था, रुपए यहाँ से ज्यादा था, यानी कि ज्यादा रुपए देने पर हमें कम यहाँ पर अंग्रेजी मुद्राओं का हो रहा था। तो यहाँ पे रुपए की मुद्रा घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे करनी चाहिए। रुपए का एक्सचेंज या विनिमय, जो विनिमय हुआ था उसको घटाना चाहिए। कितना कितना करना चाहिए? 1 शिलिंग 4 पैसे, 1 शिलिंग 4 पैसे, 4 पैसे की जाए, जो उस समय की उसकी जो इंग्लैंड की मुद्रा थी उसकी काउंटिंग की जाती थी। शिलिंग में और पेंस में काउंटिंग होती थी। 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए, जो कि उस समय की जो मुद्रा थी, जो कि उस समय ज्यादा होती थी, उसको कम करने की बात यहाँ पर 7वीं मांग में रखी गई थी। 8वां जो मांग था, ठीक है ना, टोटल 11 मांगे, 11 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पर बात की थी, उस लेख में लिखी गई थी। 8वीं जो मांग थी वो थी यहाँ पर
रक्षात्मक शुल्क, जो उस समय का डिफेंस का जो उस समय के शुल्क होते थे, और विदेशी कपड़ों का आयात कंट्रोल किया जाए। रक्षात्मक शुल्क, रक्षा का जो शुल्क था, रक्षात्मक शुल्क। और विदेशी कपड़ा, यानी कि इंग्लैंड से यहाँ पर कपड़ा का क्या इंपोर्ट होता था, उसके आयात को यहाँ पर कमी की जाए, उसके आयात में यहाँ पर कमी की जाए, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। क्लियर हो गया? ये तो ये थी अपनी की थी 8वीं पॉइंट। 9वां पॉइंट यहाँ पर उस समय के जो बॉर्डर तट थी, समुद्री तट थी, उस समुद्री तट में जो उस समय यहाँ पे ट्रेवल किया जाता था या फिर जो भी माल जाता था, ठीक है ना, उस पर एक रक्षा विधेयक वहां पर, क्योंकि लूटपाट होती थी, तो एक रक्षा विधेयक यहाँ पर तैयार किया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक, ये रक्षा यातायात विधेयक पास किया है। और टैक्सेस जो थे, ये तो हो गई अपनी 9वीं मांगे। टैक्सेस में कमी की जाए, जितने भी टैक्स थे उन टैक्स में 50% की कमी की जाए। टैक्सेस की कमी की जाए। नमक पर कर समाप्त, सबसे मुख्य पॉइंट, उस समय की सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, नमक पर कर समाप्त किया जाए, कर की समाप्ति, क्योंकि ये एक बेसिक नीड्स थी जो कि आम व्यक्ति को हमेशा ही चाहिए थी। तो नमक पर टैक्स समाप्त कर दिया जाए, और इस पर से सरकारी अधिकार खत्म कर दिया, यानी कि इसको पब्लिकली ओपन कर दिया जाए, और पब्लिक की यहाँ पर इस पर हक हो, पब्लिक के अंडर में आ जाए। तो इस पर सरकारी खत्म कर दिया, सरकारी अधिकार खत्म कर दिया है, और इसका टैक्स इस पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ये 11 मांगे जो कि उस समय के यंग इंडिया का जो एक लेख था उसमें प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पर बात इस तरीके से यहाँ पर लेख रखा गया, और इस लेख में क्या हुआ, इस लेख को जब सरकार तक पहुंचा, ये लेख सरकार तक पहुंचने के बाद में फरवरी 1930 तक, यानी कि जनवरी में ये लेख प्रकाशित हुआ, और लेख प्रकाशित मतलब हुआ, और फरवरी तक सरकार ने इन मांगों पर कोई भी पॉजिटिव उत्तर नहीं दिया, कोई सकारात्मक उत्तर न मिलने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बात आगे बढ़ गई। ठीक है ना? कब? 1930 में सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव सिनेरियो में नहीं, सकारात्मक उत्तर नहीं मिला इस पर। उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ गई, आगे बड़ी, और साबरमती आश्रम, जो कि गांधी जी का आश्रम था, साबरमती आश्रम में एक यहाँ पर बैठक बुलाई गई, कांग्रेस की यहाँ पर बैठक बुलाई गई, और इस बैठक में सबने अवज्ञा आंदोलन के मुद्दों को लेकर, ठीक है ना, बात हुई कि ये जो सबने अवज्ञा आंदोलन है, सबने जो अवज्ञा आंदोलन है, इस आंदोलन की शुरुआत कब की जाए और कैसे की जाए, कब तक शुरू हो और कहां से, मतलब कैसे की जाए, इसके तो मुद्दे पर बात हो गई थी पूरी कि यहाँ पर कैसे करना है, लेकिन ये कब तक इसको शुरू होगा और कहां कहां शुरू होगा, कब किया जाए और कहां किया जाए, कहां से इसकी शुरुआत, कब किया जाए और कहां इसकी शुरुआत हो, इसके बारे में यहाँ पर बैठक की गई। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक बात और तय की गई, वो तय की गई यहाँ पर नमक, ठीक है ना, कब की जाए। फिर आखिरी में जाके गांधी जी ने एक मुद्दा बनाया कि ऐसा कौन सा मुद्दा होना चाहिए जिस मुद्दे से पब्लिक ज्यादा हमारे साथ में जुड़ सके, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जनता का साथ होगा, पब्लिक का साथ होगा भारत की, उतना ही ज्यादा ये आंदोलन हमारा सक्सेस होगा, और अंग्रेजों तक, उस समय की सरकार तक यहाँ पर दबाव बनाने में हम कामयाब होंगे। तो जनता यहाँ पर क्या किया, गांधी जी ने एक मुद्दा जो कि पब्लिक से जुड़ा हुआ था, जो कि जनता के साथ में था, वो था नमक का मुद्दा। तो नमक के मुद्दे को यहाँ पर गांधी जी ने केंद्रीय मुद्दा बनाने का निर्णय, बाकी के मुद्दे तो थे ही, ये केंद्रीय मुद्दा बना।
और इस मुद्दे के कारण, इसी मुद्दे के कारण सबने अवज्ञा आंदोलन का जो आक्रोश था वो पूरे भारतवर्ष में फैला। क्लियर हो गया? गांधी जी ने यहां पर सीधी बात की थी नमक आंदोलन में, पब्लिक तक ये पहुंचाई थी बात, ये कही थी कि पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि पानी का ही अंग है नमक, जिसको जो कि पानी से निकलता है, और जिस पर की सरकार करोड़ों, ठीक है ना, लगातार इस पर टैक्स लगा रही है, और इससे सरकार को कोई हक नहीं बनता कि करोड़ों लोगों को यहाँ पर भूखा मारे, और साथ ही साथ में उस समय की लोग जो बीमारी से ग्रसित थे, विकलांग थे, उनको पीड़ित करे। इसलिए ये सरकार का जो निर्णय था उस समय का, जो कि नमक पर कर लगा रही थी, वो बहुत ही ज्यादा अविवेकपूर्ण और अमानवीय है, और एक गलत निर्णय यहाँ पर सरकार ने लिया है। तो इसको पूरी तरीके से गांधी जी ने इस बात को यहाँ पर जनता के सामने रखा, और जनता ने इस बात को यहाँ पर सराहा भी और माना भी। आगे चलकर उसको भी हम समझेंगे कि वो कैसे यहाँ पर सराहा। आगे की बात यहाँ पर देखी जाए तो बात यहाँ पर, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, वो बात होती है फिर किस तरीके से बात आगे बढ़ी और सबने अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ। दांडी मार्च प्रमुख घटना थी सबने अवज्ञा आंदोलन की, जिसके बाद में सबने अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर एक उग्र रूप में आगे बढ़ा, और सबने अवज्ञा आंदोलन की एक सकारात्मक शुरुआत यहाँ से होती है। दांडी मार्च की शुरुआत होती है यहाँ पर 12 मार्च, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में ये दांडी मार्च चलता है, जिसको कि दांडी मार्च, साल्ट मार्च या फिर दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 3 नाम है इसके, दांडी मार्च भी है, ठीक है ना, या फिर इसको सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है, सॉल्ट मार्च, सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है इसको, या फिर इसको दांडी सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है। 2 मार्च को गांधी ने वायसराय को एक पत्र लिखा। कैसी शुरुआत हुई ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। 2 मार्च को पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभाव और अपने 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया। ये तो हुआ था 12 मार्च से, लेकिन फरवरी में मांगे रख दी थी। फिर उसके बाद में 2 मार्च को सरकार के सामने उन्होंने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा, ठीक है ना। उस लेटर में जो 11 सूत्री मांगे बात की थी गांधी जी ने, उनके बारे में बात की है, और जो कि सरकार के सामने यहाँ पर उस लेटर को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। और इसमें यदि सरकार इन मांगों को पूरा करने में का प्रयत्न नहीं करेगी, ठीक है ना, ये बिल्कुल उन्होंने उस समय गांधी जी ने उस लेटर में लिखा था कि सरकार यदि इन 11 सूत्री मांगों को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करेगी तो एक डेडलाइन दे दी थी, तो एक डेडलाइन दे दी थी, और डेडलाइन दी थी 12 मार्च की। 12 मार्च से 12 मार्च से क्या करेंगे हम, नमक कानून का उल्लंघन, क्योंकि प्रमुख मुद्दा क्या बनाया गया था दांडी मार्च का, प्रमुख सबने अवज्ञा आंदोलन का मुद्दा जो था वो था नमक, नमक कानून तोड़ना, जिससे कि जनता को साथ में ले पाए। तो यहाँ पर हम 12 मार्च को वह नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। तो 12 मार्च को यहाँ पर ये कहा गया था कि नमक जो कानून है, जो नमक कानून इन्होंने बनाया है सरकार ने, उस नमक कानून का यहाँ पर उल्लंघन करेंगे। फिर जब वो लेटर दे दिया गया तो सरकार के द्वारा उस पत्र का कोई भी जवाब नहीं मिला, कोई भी जवाब नहीं मिला, और जवाब ना मिलने के कारण गांधी जी ने क्या किया, फिर गांधी जी ने 12 मार्च को यहाँ पर 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, नोट कीजिएगा, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम स्थान या नोट कीजिएगा, साबरमती जो आश्रम था, उस आश्रम से अपने खुद के जो समर्थक थे उस समय, टोटल जो समर्थक थे उनकी उस समय 78 जो समर्थक थे या लीडर बोल सकते हैं, समर्थकों के साथ 78 समर्थकों के साथ, सॉरी 78 समर्थकों के साथ में दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी, दांडी
यात्रा की शुरुआत शुरू होगी। दांडी यात्रा शुरू कर दी। दांडी की जो पद यात्रा थी, यानी कि पूरी की पूरी यात्रा पद यात्रा थी, और ये पद यात्रा टोटल 12 मार्च से चली थी, और ये चली थी 6 या फिर 5 मार्च, 6 बोल सकते हैं। 6 मार्च को ये कानून तोड़ा था, तो 6 अप्रैल मार्च को शुरू हुई थी, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी, और ये यात्रा टोटल 24 दिन तक चली थी। 24 दिन तक चली थी, और ये यात्रा साबरमती आश्रम से चली थी, और दांडी तक 240 किलोमीटर तक की ये पद यात्रा थी, और ये पद यात्रा 5 तारीख तक चली थी। 5 अप्रैल 5 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली, और 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के तट पर क्या किया था? समुद्र तट पर नमक बनाया। एक मुट्ठी में पानी लिया, एक मुट्ठी में, ठीक है ना, उसमें वहां से तट पर नमक उठाया मुट्ठी में, और नमक बना दिया, नमक बनाया, और नमक बनाकर नमक कानून यहाँ से तोड़ना शुरू कर। और ये यहाँ से शुरुआत होती है किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। एक बहुत ही विशाल रूप में गांधी जी ने यहाँ से शुरुआत कर दी, क्योंकि ये 11 सूत्री कार्यक्रम थे, वो 11 सूत्री मांगे यहाँ पर सरकार ने नहीं रखी, और उसके लिए एक डेडलाइन दी। डेडलाइन के बाद में यहाँ से चालू कर दी। गांधी जी ने इस पदयात्रा के दौरान में, जब ये 240 किलोमीटर में गांधी जी जब चल रहे थे साबरमती आश्रम से दांडी के बीच में, उस समय यहाँ पर रास्ते में बहुत सी जनता इनसे पैदल मिलती चली गई, जिसमें कि हजारों किसान थे। उस समय भारत के अधिकतर लोग किसान ही किया करते थे, किसानी आधारित ही पूरी की पूरी यहाँ पर अर्थव्यवस्था थी। तो हजारों किसान उन्होंने, उनका जो उस समय जो पैदल चल रहे थे, उनका संदेश, क्योंकि रास्ते में रोकते थे और अपनी स्पीच देते थे गांधी जी, और लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहित करते थे इस आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो हजारों किसानों ने वहां पर गांधी जी का जो संदेश था, जो कि आजादी के लिए यहाँ पर दिया गया था, उस संदेश को यहाँ पर हजारों किसानों ने सुना, और सुनने के बाद में वो इतने ज्यादा प्रोत्साहित हुए कि उस समय कांग्रेस की सदस्यता कई ग्रामीणों ने, कई किसानों ने यहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। और साथ ही साथ उस समय के जो गवर्नमेंट में सरकार अफसर थे, यानी कि जो सरकारी नौकरी, अंग्रेजों की जो सरकारी नौकर थे, उन्होंने उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, और सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया। सरकारी नौकरी भी उस समय रास्ते में चलते चलते उन्होंने सरकारी नौकरियों से भी त्याग पत्र दिया, और साथ में गांधी जी के जुड़ गए। यानी कि जो उस समय का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो इतनी जम के आगे बढ़ता चला गया। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा आगे बढ़ते हो, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, 6 अप्रैल से चालू हुई, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता रहा। फिर गांधी जी ने अलग अलग तरीके के निर्देश भी जारी किए। एक निर्देश यहाँ पर जो आता है, वो आता है 9 अप्रैल का। 9 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने यहाँ पर निर्देश जारी किए, यहाँ पर अलग अलग तरीके के, और उसका कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया। और वो प्रस्तुत जो कार्यक्रम थे वो क्या थे? यहाँ पर कि सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और सदस्यता ग्रहण करने के बाद में यहाँ पर नमक सत्याग्रह का यहाँ पर प्रसार भी हुआ, ठीक है ना। हजारों किसानों ने यहाँ पे सदस्यता ग्रहण की, और आंदोलन के लिए यहाँ पर जो प्रमुख जो कार्यक्रम थे वो यहाँ पर प्रस्तुत किए, जिसमें कि जहाँ कहीं भी संभव हो, उन्होंने ये कहा इस कार्यक्रम में स्पीच दी कि जहाँ कहीं भी संभव हो, जिस जनता को कि हर जगह दांडी हर व्यक्ति नहीं पहुंचाता, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन की शुरुआत होनी थी। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि जहाँ कहीं भी संभव हो, ठीक है ना, नमक बनाकर कानून तोड़ें, नमक बनाकर कानून तोड़ें, पहला पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है ना, जहां कहीं भी संभव हो नमक बनाकर कानून तोड़ें। दूसरा पॉइंट था शराब की दुकान, विदेशी कपड़ों की दुकान, और अफीम के जितने भी ठिकाने यहाँ पे, कि अफीम की दुकानें जो थी उनकी समक्ष यहाँ पर धरने का आयोजन हो, ठीक है ना। शराब की दुकान हुई,
है ना, या फिर यहाँ पर तो विदेशी कपड़ों की दुकानें हैं, या फिर अफीम की जितनी भी ठिकाने हैं यहाँ पर, उन सभी ठिकानों पर यहाँ पर धरने आयोजित किए जाएं। और साथ ही साथ में यहाँ पर अगर आपके पास में कैपेसिटी ना हो टैक्स पे करने की, तो आप यहाँ पर टैक्स का विरोध करें, टैक्स भी यहाँ पर ना दें, टैक्स का विरोध करें, जो कि 11 मांगे थी पूरी की पूरी। वकील वकालत छोड़ दें, ठीक है ना, जितनी भी यहाँ पर जो जन याचिकाएं लगाई गई थी, या फिर न्यायालय में जो भी यहाँ पर जो केस चल रहे थे, उसका भी बहिष्कार कर दें। हमें नहीं लड़ना है केस, हमें नहीं जाना है केस में, सारे केस का बहिष्कार हो, सरकारी कर्मचारी पदों से त्याग कर दें, ठीक है ना। और लोग क्या ना कि जो विदेशी कपड़ों की होली जला के उनका त्याग करें, और लोगों को इतना ज्यादा प्रोत्साहित किया था कि लोग घर में चरखा चलाएं और चरखा बनाकर सूत बनाएं। और उस समय की जो युवा वर्ग था, जो कि छात्र था, पढ़ाई कर रहा था, उनको भी यहाँ पर प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया कि सरकारी स्कूल में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं वो सरकारी स्कूल और कॉलेज का भी बहिष्कार करें। साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी बात कही गई कि लोग यहाँ पर अहिंसा बनाए रखें, यानी कि अहिंसा का साथ दें, और अहिंसा के साथ में अगर कहीं पर सरकार इसमें आक्रोश होती है और गिरफ्तारी करते हैं, तो यहाँ पर सहयोग बनाकर अहिंसा के साथ में गिरफ्तारी भी दें, ठीक है ना। स्थानीय नेता मतलब कि यहाँ पे गिरफ्तारी, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने ये भी कहा था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाए, मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद में हिंसा का मार्ग यहाँ पर नहीं अपनाना है, अहिंसा बनाने में यहाँ पर सहयोग सभी को मिलकर देना है। और इन सभी कार्यक्रमों में सत्य अहिंसा को यहाँ पर आगे बढ़ाकर ही पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की जा सकती है। ये गांधी जी ने यहाँ पर बातें इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की थी, जो कि कब की थी यहाँ पर 9, ठीक है ना, 9 अप्रैल को, नोट कीजिएगा, 9 अप्रैल, 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को यहाँ पर बात रखी। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ये सारी बातें करी, उसके बाद में नमक सत्याग्रह आगे बढ़ता चला गया, और ये अलग अलग ठिकानों पर यहाँ पर नमक सत्याग्रह आगे बढ़ता चला गया, और नमक सत्याग्रह का यहाँ पर प्रसार हुआ। जब गांधी जी ने दांडी का नमक तोड़ा, तोड़ने के बाद में अपनी पूरी रस्में पूरी कर दी, नमक कानून तोड़ दिया, सत्याग्रह पूरे देश में यहाँ पे प्रारंभ हो गया, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर हुआ, जिसमें कि तमिलनाडु में शुरुआत हुआ। तमिलनाडु में राजगोपालाचारी जी के द्वारा यहाँ पर नमक कानून की शुरुआत की गई, नमक कानून तोड़ने की यहाँ पर शुरुआत की गई। इसी तरीके से मालाबार जो कि केरल में है, मालाबार के कलपप्पम में यहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया। आंध्र प्रदेश, केरल में, केरल में के बाद में आंध्र प्रदेश में भी जो आंध्र प्रांत था, वहां पे भी आंध्र क्षेत्र में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इसी तरीके से उड़ीसा में भी यहाँ पर शुरुआत हुई नमक सत्याग्रह की, जिसमें कि उड़ीसा की बात किया तो उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी के द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। बंगाल में शुरू हुआ। ये मतलब धीमे धीमे करके हर जगह यहाँ पर बढ़ता चला गया। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस की और अन्य नेताओं की साथ में जो लीडर थे, जिसमें कि जेएम एन गुप्ता, ये मेन लीडर बन के आए। उन्होंने यहाँ पर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। बिहार में आगे बढ़ गया, बिहार में बढ़ा, बिहार में बिहार में बात की जाए तो बिहार का जो चंपारण क्षेत्र था, जहाँ पे कि जो किसान आंदोलन चलाया था, जहाँ पे कि नील की खेती होती थी, वहां से इसकी शुरुआत, नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। पेशावर में, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, पेशावर में जो कि उस समय के प्रमुख नेता उस प्रांत के थे, जो कि थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके द्वारा यहाँ पे नमक सत्याग्रह चला गया। गुजरात में शुरुआत हुआ। गुजरात में यहाँ पे कि इन्होंने खेड़ा किसान आंदोलन में साथ दिया था। वहां के लोगों ने साथ में मिलकर आगे, क्योंकि उन्हें सफलता मिली थी, काफी ज्यादा सक्सेस मिली थी, तो वहां के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो गुजरात की खेड़ा में यहाँ पर देखने को मिला, गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में, खेड़ा जो जिला था, वहां पे नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसी तरीके से
आज का जो उत्तर प्रदेश है, जो कि उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था। क्या कहलाता था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कहलाता था। उस संयुक्त प्रांत में भी यहाँ पर टैक्स ना, क्योंकि ये क्या ना समुद्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र नहीं था, तो अपने अपने लेवल पे जो जो मांगे रखनी थी उसमें यहाँ पर शुरुआत कर सकता था वहां का बंदा। तो यहाँ पर टैक्स ना अदा करने, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर क्रॉपिंग लैंड था, एग्रीकल्चर लैंड था, तो यहाँ पर टैक्स ना देने यानी कि कर लगान नहीं देना, यहाँ पर लगान ना देने का अभियान चलाया गया। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पे मणिपुर और नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड में भी यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद में आंदोलन यहाँ पे बहुत ही जमके व्यापकता में बढ़ता चला गया, बहुत ही ज्यादा तेजी से यहाँ पर आंदोलन की यहाँ पर व्यापकता आई, जो कि अगला पॉइंट है। यहाँ पर आंदोलन में यहाँ पे इतनी ज्यादा व्यापकता आई कि विभिन्न वर्गों में ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें कि महिलाएं थी, महिलाओं ने भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं के साथ साथ उस समय की जो छात्र थे, क्योंकि सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित किया था, सबको आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को बात की थी। साथ में अलग अलग समुदाय, जिसमें कि मुस्लिम, मुसलमान लोगों ने बढ़कर आगे हिस्सा लिया। मुसलमान के साथ में यहाँ पर उस समय के जो व्यापारी थे, व्यापारी वर्ग भी आगे बढ़ गया था। व्यापारी और छोटे छोटे व्यापार जो करते थे, बड़ा व्यापारी भी थे, छोटे व्यापारी सब आ गए थे। और विभिन्न ट्राइबल जनजातीय समूह जो थे, ठीक है ना, जो उस समय के जातीय समूह थे, उन्होंने भी यहाँ पर बढ़कर हिस्सा लिया। इन यानी कि महिलाएं, छात्र, मुसलमान, व्यापार, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, जातीय समूह, साथ में मजदूरों ने भी बढ़कर हिस्सा लिया। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रहा था जो कि इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। मजदूर थे, मजदूरों के साथ में किसानों ने भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। मजदूरों ने काम करने से मना किया, व्यापारी ने व्यापार करने से मना कर दिया, महिलाओं ने भी आगे बढ़ते हिस्सा लिया, छात्रों ने स्कूल जाने से मना कर दिया, मुस्लिम समुदाय भी यहाँ पर आगे बढ़कर हिस्सा लिए। तो इतनी जम के यहाँ पर ये आंदोलन बढ़ा था और आगे चला था। अब इसमें आगे बात की जाए तो आगे बात यहाँ पे कैसे बढ़ी, और यहाँ पे अंग्रेज सरकार की जो यहाँ पर प्रतिक्रिया थी, और उसके बाद में इस प्रतिक्रिया में जो एक अस्थायी संधि का भी प्रयास किया गया, वो कैसे था यहाँ पर। क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हुआ, उनको पूरी तरह डिसबैलेंस हो गई, क्योंकि ये जो आंदोलन था, जैसे कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, ये पूरे भारतवर्ष में व्यापक रूप से फैल गया, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, या फिर अपना पूर्वी भारत हो, सब तरफ में ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। और उसमें सरकार की प्रतिक्रिया यहाँ पे बहुत जम के चली, और ये ज्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ा था। सिर्फ मतलब कि मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से 2-3 महीने ही ये आगे रहा, और 2-3 महीने में पूरे भारत में ये फैल गया था। जिसमें कि सरकार की जो प्रतिक्रिया क्या थी वो हम इसमें समझेंगे। उसके बाद में सरकार ने यहाँ पर किस तरीके से एक टेम्परेरी यहाँ पर ट्रीटी यानी कि संधि का प्रयास किया। यहाँ पर बात किया है तो 1930 के दशक में जब यहाँ पर ये जो बात बढ़ी और जिस तरीके से असहयोग आंदोलन यहाँ पे आगे बढ़ा, इस असहयोग आंदोलन से सरकार बहुत ही तरीके से व्याकुल हो गई थी, और उनकी जो टेम्परामेंट था, उनकी जो मन की स्थिति थी, बहुत ही ज्यादा भ्रमित हो गई थी। वो समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, ठीक है ना, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत ही ज्यादा उनको उम्मीद नहीं थी कि आंदोलन इतनी ज्यादा सक्सेस पा जाएगा, और इस आंदोलन में अप्रत्याशित सफलता से, ठीक है ना, जो उस समय का जो इंपीरियल पूरा का पूरा ग्रुप था, साम्राज्यवादी जो खेमा था, उस पूरे के पूरे साम्राज्यवादी खेमे में घबराहट फैल गई, और वो घबराने लगा, और वो बहुत ही ज्यादा एक डिलेमा में था, असमंजस की स्थिति में था कि इस बीच में वो किस तरीके से इस आंदोलन का दमन करे, और इस आंदोलन को कैसे रोके, इस आंदोलन को किस तरीके से खत्म करे, उसके लिए वो कौन सा रुख अपनाए। अगर यहाँ पर सरकार आंदोलन के में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके प्रति अगर हिंसा करती है, ठीक है ना, और दमन का सहारा लेती है, तो इसमें कांग्रेस इसका बहुत ही ज्यादा कड़ा विरोध करेगी, और कांग्रेस यहाँ पर उसके बारे में एक भर्त्सना करेगी, और एक प्रकार से बहुत जम के विरोध करेगी। और यदि यहाँ पर सरकार इसको हल्के में लेती है और हल्के में लेकर कुछ हल्के तौर तरीके अपनाती है, तो यहाँ पर कांग्रेस
को यहाँ पर सरकार की ओर से एक विजय करार देती है, यानी कि सरकार उनकी बातें मान लेती है और कांग्रेस यहाँ पर एक लीडर के रूप में उभरती है और कांग्रेस को और ज्यादा लोगों का सहारा मिलता है। तो सरकार यहाँ पूरी तरीके से कंफ्यूज थी कि करे तो करे क्या, वो हिंसा का सहारा ले या फिर हल्के फुल्के तरीके से इस पूरे जो आंदोलन है इसका दमन कर सके। तो आखिरी में जाके सरकार ने यहाँ पर एक ही स्थिति बनाई कि यहाँ पर दमन का सहारा लेना चाहिए। दमन, यहाँ पे दमन के लिए वो आखिरी फाइनल किया और यहाँ पर दमन का सहारा लिया और सबसे पहले इन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को क्या किया, अरेस्ट कर लिया। गांधी जी यहाँ पर अरेस्ट हो गए और गांधी जी के साथ साथ में यहाँ पर अन्य लोगों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया। ठीक है, गांधी जी के साथ में अन्य लोगों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आंदोलन से पहले एक पॉइंट ये भी था कि वो घबरा भी रही थी गांधी जी को गिरफ्तार करने में, काफी ज्यादा हिचकिचा भी रही थी। लेकिन जब उसने लगा कि नहीं इसको अपन दमनकारी नीति अपनाए या ना अपनाए, तो उसने अपना लिया और अपनाते हुए फिर इस सिलसिला को प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर जितने भी उसके पास में जो तौर तरीके थे जिससे कि इस पूरे आंदोलन को चलना था, इस पूरे आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म करना था, तो उसने वो सारे तौर तरीके यहाँ पर अपनाए। ठीक है ना, गांधी जी को तो गिरफ्तार किया ही था बाद में, लेकिन उससे पहले उस समय का जो एक सर्कुलेशन था जिससे कि लोगों तक जानकारी पहुंची थी, प्रेस पर बैन लगा दिया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया उस पर भी। और साथ में उस समय के जितने भी उस समय की जो प्रांतीय सरकार थी, ठीक है ना, उस समय की जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी उस समय की, उस गवर्नमेंट को स्वतंत्र दे दी थी कि इस आंदोलन को आप जैसे चाहे वैसे आप इसको कुचल सकते हैं, पूरी तरीके से छूट प्रदान कर दी थी उस समय की गवर्नमेंट को, प्रांतीय सरकारों, प्रांतीय जो सरकार थी उसको भी यहाँ पर छूट दे दी थी कि आप इस आंदोलन को किस तरीके से कुचलना है, उसकी पूरी छूट यहाँ पर दी। फिर उसके बाद में फिर काम किया यहाँ पर जून का महीना था, ठीक है ना, जून माह तक यहाँ पर पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे से कांग्रेस चलाती रही और कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी उस समय की, उसको यहाँ पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। लेकिन जून माह के बाद में कांग्रेस को यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया गया था, यानी कि ये अवैध है और कांग्रेस के जितने भी नेता थे, ठीक है ना, सभी नेता को यहाँ पर कानूनी डंडा चलाया गया और यहाँ पर जितने भी उस समय के प्रदर्शनकारी थे जो कि असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, उन सभी आंदोलनकारियों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, उस पर लाठी चार्ज अपनाई गई, लाठी चार्ज किया गया और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्रूरता अपनाई गई, जिसमें कि कई लोग मारे गए और हजारों लोग घायल भी हुए थे, जिसमें कि गांधी जी समेत यहाँ पर गांधी जी के समेत गांधी जी के साथ साथ 90,000 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई थी, लगभग 90,000 लोग यहाँ पर अरेस्ट कर दिए गए थे, जिनको कि जेल में डाल दिया गया था। सरकारी दमन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रशासन ने जो आंदोलन के प्रति एक सरकारी जो घृणा थी उसको उजागर कर दिया गया था, जिस तरीके से यहाँ पे गिरफ्तारी दी गई और उन्होंने जिस तरीके से साइमन का रिपोर्ट के प्रति जनता में बहुत ही ज्यादा घृणा उत्पन्न हो गई और साथ ही साथ में उस पूरे प्रशासन को यहाँ पर जनता के सामने उजागर कर दिया, जिस तरीके से यहाँ पर घटना ली गई और जिस तरीके से इस पूरे के पूरे आंदोलन को कुचला गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में यहाँ पे किया गया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो थी, उस कमीशन में इन्होंने संवैधानिक सुधार की तो बात की थी, लेकिन संवैधानिक सुधार में डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की थी, यानी कि डोमिनियन स्टेटस का जो मुद्दा जो कि 1917 से शुरू हुआ था उसका अभी उल्लेख नहीं किया न किया और इस कारण से यहाँ पर सबसे बड़ी बात हुई थी कि यहाँ पर राष्ट्रवादी असंतुष्टता आ गई, यानी कि पूरा राष्ट्रव्यापी असंतुष्टता आ गई।
राष्ट्रव्यापी असंतुष्टता आ गई। राष्ट्र में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पूरा का पूरा भारतवर्ष, पूरा का पूरा राष्ट्र यहाँ पर इनके इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट से असंतुष्ट था और उससे पूरी तरीके से उसको नकार दिया था। और इसमें सरकार के साथ साथ है ना, सरकार की जो उदारवादी नीति थी, ठीक है ना, उसमें जो उदारवादी नेता थे उस समय के जो उदारवादी नेता थे जो कि सरकार के साथ में चल के काम करते थे, उन उदारवादी नेताओं ने भी, ठीक है ना, इससे क्या हो गया था, मोह भंग हो गया था। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी और उस पर बात भी मान ली थी कि हम डोमिनेंट स्टेटस में यहाँ पर स्वाधीनता लेने को तैयार हैं, लेकिन उसको भी साइमन कमीशन ने नकार दिया था। तो उदारवादी नेताओं ने भी इसकी तीव्र आलोचना की और मोह भंग हो गया था, मोह भंग हो गया था। और मोह भंग होने के बाद में बाकी के जो नेता थे उनका मोह भंग होना था, लेकिन उदारवादी नेता भी यहाँ पर पूरी तरीके से इस सरकार के खिलाफ हो गए थे। उसके बाद में जुलाई 1930 में तत्कालीन उस समय के जो वायसराय थे, कौन थे 1930 में, मैंने आपको बताया इरविन। तो इरविन थे, ठीक है ना, उस समय के। तो इरविन ने यहाँ पर क्या हुआ, गोलमेज, क्योंकि साइमन कमीशन रिपोर्ट के बाद में उन्होंने उस समय जो घोषणा पत्र लेके आए थे, उस घोषणा पत्र में ये कहा था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट आने के बाद में गोलमेज सम्मेलन रखा जाएगा जिसमें सभी को बुलाया जाएगा। तो 1930 में, जुलाई 1930 में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा, और जिसमें कि इन्होंने बात की कि इस गोलमेज सम्मेलन में हम डोमिनेंट स्टेटस की मांग पर चर्चा करेंगे। उसका लक्ष्य भी इसमें बना दिया गया था कि आइए आप लोग, यू आर मोस्ट वेलकम। और यहाँ पर हम डोमिनेंट स्टेटस की बात की, गोलमेज सम्मेलन की बात की। लेकिन यहाँ पर सीधी सीधी बात थी कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने यहाँ पर सीधी बात की थी कि अगर ये बात नहीं रखी गई तो हम गोलमेज सम्मेलन को यहाँ पर बहिष्कार करेंगे, गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे। तो गोलमेज सम्मेलन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 का, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई थी। कांग्रेस ने क्या किया था, पार्टिसिपेशन नहीं किया था। जब पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई, तब जाके उस समय के जो इरविन वायसराय था उसने एक सलाहकार समिति बनाई जिसमें कि एक सुलह हो जाए कांग्रेस के साथ में। क्योंकि बिना इतनी बड़ी पार्टी जो कि उस समय की मेजर पार्टी के रूप में थी, प्रांतीय शासन कर रही थी, वो प्रांतीय शासन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस के साथ में अगर यहाँ पर सुलह नहीं होती और कांग्रेस अगर इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेती है तो ये गोलमेज सम्मेलन सफल होगा नहीं, और जो संवैधानिक सुधार की अपेक्षा उस समय के अंग्रेजी शासन ने की थी वो यहाँ पर नहीं हो पाती। तो इस कारण से यहाँ पर वायसराय ने तेज बहादुर सप्रू तथा जयकार, जो श्री जयकार थे, कि सरकार तथा कांग्रेस के मध्य में एक शांति और सुलह की स्थापना हेतु यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया कि आप जाके पता लगाएं कि यहाँ पर शांति और सुलह कैसे हो सकती है। तो उसके साथ में ये दोनों गए, और जाने के बाद में अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू के साथ में इन्होंने क्या किया था, मिले थे। लेकिन अगस्त 1930 में मिलने के बाद में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू दोनों बाप बेटे, क्योंकि इस समय गांधी जी क्या थे, गिरफ्तार थे, अरेस्ट थे गांधी जी। तो गांधी जी को मिलने के लिए यरवदा जेल में पहुंचे। तो यरवदा जेल में जब इन्होंने इस बात पर चर्चा की, और वो तीनों जो मांगे थी, वो 3 मांग यहाँ पर गांधी जी के साथ में चर्चा की, और ये चर्चा के उपरांत में अंग्रेजों के साथ में 3 मांगे यहाँ पर रख दी, ठीक है ना। गांधी जी से चर्चा करने के बाद में अंग्रेजों पर 3 मांगे रख दी थी। वो 3 मांगे कौन कौन सी थी? सबसे पहली मांग थी, ब्रिटिश भारतीयों को स्वतंत्र करे, यानी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब डोमिनेंट स्टेटस की मांग ही नहीं होगी, पूरी तरीके से स्वतंत्र करे। यानी कि ये आक्रोश था इतनी जम के बढ़ गया था, अब डोमिनेंट स्टेटस की बात खत्म हो गई थी। 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात, पूर्ण स्वराज की बात कर ली थी। तो पूर्ण स्वतंत्रता पर यहाँ पर पूरी तरीके से बात माननी थी, यानी कि ब्रिटिश के साथ में भारतीय
यहाँ पर 3 मांगे रखी थी। भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्र करे, पूरी तरीके से स्वतंत्रता यहाँ पर बहाल होनी चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता, सरकार गठन जिसमें कि वित्त और रक्षा संबंधी मामले पर पूर्ण नियंत्रण। सबसे पहली थी पूर्ण स्वतंत्रता। और उसके बाद में यहाँ पर फाइनेंस, वित्तीय मामले, वित्तीय मामले और रक्षा संबंधी, यानी कि वित्त और रक्षा, वित्त और रक्षा पर भी पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। पूरा कंट्रोल हमारा होगा, पूरा कंट्रोल। और यहाँ पर तीसरी जो मांगे थी, ब्रिटेन से आर्थिक हर्जाने की भी मांग रखी गई थी। और उस आर्थिक हर्जाने के लिए यहाँ पर एक, यहाँ पर इंडिपेंडेंट आयोग, स्वतंत्र आयोग, इंडिपेंडेंट कमीशन, इंडिपेंडेंट कमीशंस का गठन किया जाए, जिसमें कि भारत में जिस तरीके से यहाँ पर शासन चलाया और जिस तरीके से भारत को लूटा है, तो उसमें ब्रिटेन से आर्थिक हर्जाने की भी मांग रखी थी। तो ये 3 मांगे यहाँ पर रखी थी। चर्चा के बाद में गांधी जी के साथ में, जो कि यलवर्दा जेल में गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने जब चर्चा की, उसके बाद में ये चर्चा के बाद में अंग्रेजों के साथ में ये 3 मांगे यहाँ पर रखी थी। और ये 3 मांगों के साथ में यहाँ पर जो बात हुई थी वो यहाँ पर साइमन कमीशन की प्रस्तुत, साइमन कमीशन के बाद में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उस समय सफलता न मिलने के कारण यहाँ पर सुलह करने की बात की गई और सुलह में ये बातें नहीं। तो ये था पूरा का पूरा साइमन कमीशन, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरा जो मैंने ब्यौरा प्रस्तुत किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा जो एक पृष्ठभूमि, यानी कि जो एक बेस था, वो कैसे बना, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। 1928 से लेकर 1930 की जो पृष्ठभूमि थी वो मैंने यहाँ पर पूरी क्लियर की। आई होप आपने वीडियो समझ में आया होगा, आपको एक लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया होगा। और इस लेक्चर को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। लगातार आप इस तरीके के लेक्चर्स मेरे द्वारा स्टडी कॉन्सेप्ट में दे सकते हैं, और सिविल सर्विसेज में कंटेंट आपको पूरा यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो टिल एंड।